आज बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के पेपर को हल करेंगे। हूबहू पेपर आएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। आइए चलिए चलते हैं, हल करते हैं, देखते हैं कैसे पेपर आया हुआ है। ये पूरा पेपर है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शनल के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्या क्वेश्चन है? बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है, विज्ञान विषय का, हाई स्कूल का। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी है केवल अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है केवल उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो बताइए आप लोग इसमें क्या रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा या तो समतल रहेगा या फिर उत्तल रहेगा, ठीक है। समतल में हो या उत्तल में, इन दोनों में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। और उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में होता है वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन डी सही है। पहला ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन सही है, या तो समतल या फिर उत्तल। इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही है, दोनों में प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल में वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में वस्तु से आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? क्या कारण होता है कि ऐसा होता है? तो इसमें ऑप्शन ए है जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन बी है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि, ऑप्शन डी है दीर्घ दृष्टि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही बी ऑप्शन इसमें सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है इसमें? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? मानव नेत्र की क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पे रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। मतलब कोई प्रतिरोध है, उसको काट करके 5 बराबर भागों में बांट दिया गया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। पार्श्व क्रम का मतलब है कि समांतर क्रम में लगा देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम डिटेल में लगा के हल करते हैं, ठीक है। तो कैसे लगेगा? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 5 बराबर भागों में इन प्रतिरोधों को बांटा गया है। 5 बराबर भागों में जब प्रतिरोध को बांटा गया है तो क्या होगा इसमें कि जो निकालेंगे आर बटे 5 हो जाएगा ना। प्रतिरोध 5 बराबर भागों में बांटा गया है तो आर बटे 5 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें आर बटे 5 हो गया है। अतः अब इसे समांतर क्रम में जब हम रखेंगे तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। R1 R2 R3 R4 R5 के जगह पे हर जगह R/5 रखेंगे, ठीक है। R बटे जब 5 यहाँ पे रखे हैं, R/1/R/5 प्लस 1/R/5, ऐसे पाँचों प्रतिरोधों के जगह पे जब मान रखेंगे
तो क्या मान आएगा, सबका तो एलसीएम लेंगे तो आर आएगा, तो एलसीएम तो बराबर है, तो 1/r बराबर क्या मान आएगा, सबको जोड़ेंगे तो मान जो आएगा वो 25/r आ जाएगा। तो आर जो उधर चला जाएगा तो r/r बराबर 25, तो 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब का, कोई विद्युत बल्ब है का अनुमतांक मतलब अनुपात दिया गया है 220 वोल्ट तथा 100 वाट है, तब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, पावर पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो इसको डिटेल से हम बताते हैं कि कैसे लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए सब लोग। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, दिया देखो इसमें क्या है, V1 का मान दिया है कि 220 वोल्ट है, V1 का मान कितना दिया है 220 वोल्ट है, और P1 का मान कितना दिया है 100 वाट है। तो यहाँ से प्रतिरोध का फार्मूला लगा करके, R बराबर V1² से हल करेंगे तो 484 ओम आ गया, ये प्रतिरोध आ गया। हमको चाहिए P2 का मान, तो V2 बराबर 110 वोल्ट दिया है, और P2 बराबर फार्मूला जो हम लगाएंगे तो V2²/R, V2² के जगह पर 110 रखेंगे और R के जगह पे क्या रखेंगे 484, तो 21 का वर्ग किए तो 121 आ गया, एक जीरो है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 484 से भाग करेंगे 1200 में, 100 में तो 25 वाट आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही आ रहा है। इसमें जो ऑप्शन सही आ रहा है वो ऑप्शन सही आएगा, कौन सा ऑप्शन सही आएगा, तो 25 आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 25 कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है अमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, विद्युत मापने वाली युक्ति को तो अमीटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन सी में लिखा है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन डी में लिखा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ऑप्शन जो इसमें सही रहेगा, इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें डी सही रहेगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसमें क्या होता है कि लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दाएं हाथ के अंगूठे का नियम के अनुसार क्या होता है कि धारावाही चालक को इस प्रकार अपने हाथ से पकड़ें कि जो अंगूठा है धारा के दिशा में हो। ठीक है, तो अंगुलियां मुड़ी हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई धारावाही चालक है उसको हम इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, यह 25 सेंटीमीटर ऑप्शन सही है।
अब हम चलते हैं सेक्शन सेकेंड पे, सब सेक्शन सेकेंड पे 2 पे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। क्या होता है इसमें कि एक स्केल होता है, स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। तो पहले तो 0 से 7 तक अम्ल होता है, 7 से 14 तक क्षार होता है। यदि कहीं 7 आ गया तो वह उदासीन होगा। तो जल ना ही अम्ल है ना ही क्षार है या उदासीन है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो लिखा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो BaSO4 यह क्या आ रहा है? तो ये बेरियम सल्फेट आ रहा है प्लस HCl। तो क्या हो रहा है इसमें? यह अणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं और आयनों का विस्थापन हो रहा है। तो इस प्रकार के समीकरण को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या तो अथवा इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यह सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस रासायनिक यौगिक का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो सर्वप्रथम जो रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण हुआ, कार्बनिक यौगिक का जो निर्माण हुआ वो 1828 ईस्वी में यूरिया का निर्माण फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फ्रेडरिक वोहलर द्वारा निर्मित कार्बनिक यौगिक यूरिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो क्या सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है CnH2n, ऑप्शन सी है CnH2n-2, ऑप्शन डी है C2H4। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सेकेंड फर्स्ट ही सही रहेगा, CnH2n+2 या एल्केन लिखा है। ठीक है, CnH2n यह क्या लिखा है? एल्कीन लिखा है, यह एल्कीन लिखा है। CnH2n-2 यह एल्काइन लिखा है। ठीक है, यह एल्काइन लिखा है। तो बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है HGS, ऑप्शन बी है HgO, ऑप्शन सी है CuFeS2, ऑप्शन डी है CuCO3। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें ऑप्शन जो सही रहेगा वो ऑप्शन ए सही रहेगा, HGS। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनाबार। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है तो कितनी होती है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है, 4 होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं ऊतक? जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जंतुओं में वह ऊतक पाया जाता है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, जो विभिन्न अंगों से सूचनाओं को तंत्रिका तक पहुंचाता है और उसे क्रियान्वयन करता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो किस में जनन कोशिकाएं होती हैं? तो पुंकेसर में होती हैं। तो हम सीधा सीधा आंसर को टिक कर देते हैं, पुंकेसर। ठीक है,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है मेलाटोनिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन ऑप्शन इसमें सही रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, थायरॉक्सिन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और समझ लेते हैं हम लोग। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है शुक्राशय में, ऑप्शन बी है वृषण कोश में, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिनी में, ऑप्शन डी है वृषण में। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। डी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। क्या इसमें? वृषण में। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का भी निर्माण होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। तो कहाँ से प्राप्त करती हैं? सबको मालूम है क्या होता है इसमें कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती हैं। जो महिलाओं में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो माँ में महिलाओं में गुणसूत्र प्राप्त होता है या तो वो अपने माता से प्राप्त करेगी या वह अपने पिता से प्राप्त करेगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा। ए और बी दोनों अपने माता से या अपने पिता से। ठीक है, इसी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एक उत्पादक है? उत्पादक पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है हरे पौधे, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? हरे पौधे ही केवल उत्पादक के काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि का संदमन संदमन करने वाला पादप हार्मोन क्या है? संदमन मतलब रोकने वाले, वृद्धि पौधे की वृद्धि को कौन सा हार्मोन रोकता है कि अब वृद्धि नहीं होना चाहिए? एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है कि यह पौधों के हार्मोन की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, जिससे ज़्यादा वृद्धि नहीं होने पाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। अब हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चन को लाएंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चन को लाएं जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग उसे हल कर पाएँ। ठीक है, और यह वीडियो को आप लोग अपने नज़दीकी सभी दोस्तों को भेज दें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, थैंक यू।